दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम करने वाले हैं एक रैपिड रिवीजन 100 क्वेश्चन एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो आपकी सभी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। सीटेट में तो होंगे ही, इसके अलावा चाहे जेटेट है, यूपी टेट है और जितने भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम होंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेरी ये कोशिश यहां पर है कि आपको पूरी तरीके से रिवाइज किया जाए बिना ज्यादा समय लगाए हुए। तो इसलिए आज मैं 100 क्वेश्चन के लिस्ट लाया हूं और बैक टू बैक आपको मैं उसकी रिवाइज कराऊंगा। और जो हमारी टेलीग्राम है और पीडीएफ है, कोर्सेस है, उसके रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हमारा एडमिशन काउंसलर का मोबाइल नंबर है किसी बैच के लिए, वो यहां पर मिल जाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा की नई संरचना क्या है। तो जो नई संरचना है वो है हमारा 5+3+3+4 सिस्टम। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 सिस्टम हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं, अगला है एनईपी 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेती है। तो एनईपी 2020 से पहले हमारे देश में जो आई थी वो थी 1986, उससे पहले था 1964। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है 1986 में। ये आपको जो है अभी अगर आप देखिएगा तो 1986 वाला जो है उसको रिप्लेस करके ये निकल कर आया है। इसके बाद देखिए एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो है क्या, समग्र विकास करना। केवल रटने पर या केवल परीक्षा या व्यावसायिक नहीं, समग्र विकास करना उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद देखेंगे एनईपी में जो है ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। ईसीई छोटे बच्चों को एजुकेशन देने की बात की जाती है और इस तरीके से ताकि वो अच्छे से सीख सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की जाती है। तो फोर्थ का हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल जो स्टेज है उसकी एज क्या है। सबसे पहला वाला स्टेज यही है। इसके अगर आप देखिएगा तो 3 से 8 साल ये सबसे फाउंडेशन के स्टेज है। कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1, कक्षा 2 में बच्चा इसमें रहते हैं। एनईपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षण किस कक्षा तक सुझाया गया है। तो यहां पर जो सुझाया गया है वो है कक्षा 5 तक बच्चे को कहा गया है कि आप मातृभाषा में ही पढ़ाइए। एनईपी में किस कौशल पर विशेष बल दिया गया है। अगर यहां पर अगर आप देखते हैं तो एनईपी में जो विशेष बल दिया गया है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर, यानी कि बच्चा खुद से सोचे, इस पर बल दिया गया है। उसके बाद एनईपी के अनुसार बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो एनईपी के अनुसार बोर्ड परीक्षा जो होगा उसका उद्देश्य, जब भी बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, स्किल्ड को बढ़ाना होगा, दक्षताओं का आकलन करना होगा, ना कि तनाव या कोचिंग या रैंकिंग को बढ़ाना होगा। उसके बाद यहां से भी क्वेश्चन आपको ज्यादा आता है कि परख का संबंध किससे है। एनईपी के अंदर एक परख इनिशिएटिव हुआ है, उसमें मूल्यांकन और आकलन बच्चों का कितना ब्यूटीफुली किया जाए उसकी चर्चा की जाती है। उसके बाद है एनईपी 2020 में जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, आपका व्यवसायिक शिक्षा है ना, उसको किस स्तर से जोड़ने की बात की गई है। तो कक्षा 6 से आपको व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात की गई है। कक्षा 5 तक आप मातृभाषा में पढ़ा रहे थे। एनईपी 2020 में बैकलेस डेज का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैकलेस डेज। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है अनुभवात्मक अधिगम, मतलब कि किताब का बोझ उस दिन बच्चा बैग लेके नहीं आएगा, उस दिन कुछ एक्सपीरियंस करेगा। तो ये एक प्रकार के लिए बच्चों के लिए रोचक होगा। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है कि 21वीं सदी के कौशल में कौन सा शामिल है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो एनईपी में आपको यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात की जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं बहुभाषावाद का यहां पर जो है उद्देश्य क्या होता है। तो बहुभाषावाद का होता है भाषाई दक्षता को बढ़ाना। त्रिभाषा सूत्र पर भी इसके अंतर्गत फोकस किया गया है। इसके साथ अगर देखते हैं रिपोर्ट कार्ड को किस रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। तो यहां पर जो है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात होती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड की हम बात करें। शिक्षक किस शिक्षा कार्यक्रम की अवधि जो है ना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी। तो इसके अंतर्गत यहां पर 4 वर्ष है, जिसको आप लोग आईटीईपी कार्यक्रम के नाम से अब जानते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है टीचर ट्रेनिंग भी हो जाता है। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाकर जो है जो यहां पर 50% करने का टारगेट लिया गया है 2030 तक। यह कोशिश किया गया है कि 2030 तक कम से कम 50% करें हायर एजुकेशन में। उसके बाद है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से हमारा क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है। ये क्रेडिट का संग्रह और हस्तांतरण है। जैसे आपका डिजी लॉकर है उसी प्रकार से ये बनेगा, जिसमें आप जिन जिन कोर्सेज से कोई भी क्रेडिट अर्न कर रहे हैं वो वहां पर रहेगा और आगे के किसी भी जगह पर, चूंकि यहां पर आप अलग अलग विषय में स्विच भी कर सकते हैं, तो वो स्विच करते टाइम वो क्रेडिट आपका काम आएगा। एनईपी 2020 में जो हायर है ना एजुकेशन काउंसिल है, आपका उच्च शिक्षा आयोग है,
उसका जो गठन है वो किस उद्देश्य से प्रस्तावित है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उनका काम होगा उच्च शिक्षा को कंप्लीटली रेगुलेट करना। क्या होगा उनका काम? मुख्य रूप से होगा उच्च शिक्षा को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद आता है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाएगा? जो टेक्निक का उपयोग है वो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जाएगा, केवल परीक्षा या इस तरह की चीजों के लिए नहीं किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। एनईपी 2020 में निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? तो निपुण भारत मिशन का संबंध है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें कक्षा 3 तक जो है 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चे को बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी आ जाए, इसकी यहां पर कोशिश की गई थी। एनईपी 2020 में जो मध्य अवस्था है उसमें कौन सी आपको कक्षा शामिल है? तो वो जो दूसरा वाला स्टेज है उसमें उसको मध्य बोलते हैं। तीसरा वाला स्टेज है जो आपका यहां पर जिसको क्या कहते हैं मध्य अवस्था बोलते हैं। क्या कहते हैं, पहला तो हो गया आपका 5+3+3+4 में पहला ये हो गया 5, और दूसरा हो गया आपको यहां पर क्या कहते हैं मध्य 3 साल वाला, और उसके बाद यहां पर जो है आपका आ जाता है दूसरा हो गया आपका प्रीपरेटरी, और तीसरा हो गया मध्य, क्षमा कीजिएगा 6 से 8 जो है ये मध्य में आता है। 5+3+3+4, तो 5 जो है आपका शुरुआती 5 है, उसके बाद का 3 ये है, और तीसरा वाला मिडिल बोलते हैं ना, तो ये आ गया आपको इसके अंदर, और लास्ट का चौथा वाला इसके अंदर हो गया। तो हमारा सी इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि अगर प्रीऑप्टरी पूछेगा तब हम लगाएंगे बी वाला। अगला क्वेश्चन हमको पूछा है एनईपी में जो माध्यमिक अवस्था है सेकेंडरी वाला, उसका एज क्या है? तो वो हो गया हमारा किस स्तर पर हो जाएगा? ये हो गया आपको सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंतर्गत हमको पूछा गया है अलग तरीके से आपको पूछा गया है। तो सेकेंडरी हो गया आपको 9 to 12 वाला एज। वहीं पर जो अभी हमने आपको बताया इसमें आपको बता दिया, तो कक्षा 3 से जो आपका 5 है वो हो गया आपका प्रीऑप्टरी, और उसके बाद 6 से 8 हो गया अगला वाला 3 मध्य, और उसके बाद आ गया सेकेंडरी। उसके बाद आगे चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है वो आपका क्या है? वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, समग्र विकास करना बच्चों का लक्ष्य है। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हड़बड़ी में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। निपुण भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? निपुण भारत का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो है बेसिकली आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देना, वही कक्षा 3 तक के बच्चों को बेहतरीन बेसिक शिक्षा दे देना। एनईपी के अनुसार किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है? तो यहां पर अगर आप देखोगे अनुभवात्मक अधिगम वाला ही हमारा करेक्ट होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फोकस किया जाता है। एनईपी में कला और विज्ञान के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है? तो इसको हमेशा फ्लेक्सिबल करने की बात की गई है कि बच्चे को जो है यहां एक जगह से दूसरे जगह स्विच करने में, आर्ट और साइंस में स्विच करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, और एकेडमिक और बैंक ऑफ क्रेडिट में उनके जो जितना भी किसी भी स्तर पर पढ़े हुए हैं वो क्रेडिट आ जाए और वो इजीली स्विच कर सकें एक डेजिग्नेशन से दूसरे में। विद्यार्थी को विषय चयन में कैसी सुविधा दी गई है? ये अगर आप देखते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयक दी गई है। आप अलग अलग विषय वाले बच्चे रहेंगे और आप विषय में स्विच भी कर सकते हैं, यह सुविधा दी गई है। अगर आप 1 साल कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कर लेते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा, 4 साल में आपको जो है पीजी के साथ साथ आपको एक रिसर्च पेपर कर लेते हैं तो आपको डॉक्टरेट तक की उपाधि मिल जाती है। ये वाला सिस्टम है। एनईपी 2020 के अनुसार कोडिंग की शुरुआत आप किस कक्षा में करने की बात करते हैं? कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 से कोडिंग की भी यहां पर बात की जाती है। उसके बाद देख लीजिए एनईपी 2020 में का मूल्यांकन का जो मुख्य आधार है वो मुख्य आधार क्या होगा? मुख्य आधार हमेशा स्किल्स यानी कि कॉम्पिटेंसी ही होता है, जिसमें कि बच्चा कितना स्किलफुल है वो देख सके। उसके बाद अगर आप देखिएगा एनईपी 2020 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का केंद्र कौन सा होगा? तो यहां पर हमेशा बच्चों के लिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पहले भी बोला जाता था और एनईपी में भी ये बात बोला गया है। परख का पूरा नाम क्या है? जो भी हमने आपको बताया था, परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यही है जो कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषावाद का एक प्रमुख लाभ यहां पर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, क्योंकि बच्चा को अलग अलग डाइवर्सिटी को हम बढ़ावा देंगे और बच्चे को इससे सीखने को एक बेहतर चीज मिलेगा, अलग अलग भाषा को सम्मान मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका मानी गई है, बच्चों के लिए फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक की भूमिका आप में रख सकते हैं। ईसीसी का मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से यह संबंधित होता है? ईसीसी मुख्यतः जो शुरुआती प्ले स्कूल है 3 से 6 साल उसके लिए ईसीसी बोलते हैं, और एफएलएन कक्षा 3 तक।
है ना, और फाउंडेशनल एज कक्षा 2 तक, ऐसे। तो इसी सिर्फ प्ले स्कूल के लिए बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है, तो बहुविषयक शिक्षा पर एनईपी में बल दिया गया है ना। बहुत अलग अलग विषय को यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए यह काम किया गया है। उसके बाद देखिए बैगलेस डेज जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अनुभव और व्यवहारिक अधिगम। कई बार आपको व्यवहारिक अधिगम भी लिखा जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों के अंदर वही दक्षता या स्किल का डेवलपमेंट जो कक्षा 6 से हम बच्चे को देते हैं। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच जो है वो महत्वपूर्ण है, यहां पर अगर आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मंच जो है यहां पर आपका स्वयं दीक्षा या आपका NROER, आप किसी को भी कमजोर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहां पर हम चारों मंच को जो है इंपॉर्टेंट मानेंगे। समावेशी शिक्षा किसके लिए होता है, यह भी आपको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो है चर्चा की जाती है एनईपी के अंतर्गत। तो समावेशी शिक्षा बेसिकली सभी बच्चों के लिए होती है, किसी भी बच्चे को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया। 360 डिग्री प्रोसेस कार्ड किस पर आधारित होता है, तो ये होता है समग्र मूल्यांकन पर, जितने भी बच्चे के ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हर प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो समग्र विकास का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक हर प्रकार के विकास की हम यहां पर बच्चों के लिए बात करते हैं। एनईपी के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए, बोर्ड परीक्षाएं हमेशा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्किल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, व्यवहारिक बेस्ड, इस प्रकार के ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में किसका योगदान यहां पर शामिल करने की बात की जा रही है, तो इसमें शिक्षक भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे और सहपाठी भी होंगे। ठीक है, तो इन सभी का योगदान जो है यहां पर शामिल होगा, जिससे कि एक प्रॉपर 360 डिग्री सबके फीडबैक के बेसिस पर बनेगा। उसके बाद अगर देखते हैं एनईपी 2020 में सीखने की प्रक्रिया वो कैसी होगी, तो सीखने की जो प्रक्रिया होगी हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक होगी, और ये बात 2020 में ही नहीं उससे पहले भी बोला गया था। उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा में बहु प्रवेश और बहु निकास, ये जो मैंने बोला ना, आप कहीं पर पहले ईयर 1 साल करके आप निकल सकते हैं, फिर दूसरे स्ट्रीम में जा सकते हैं, 2 साल करके भी निकल सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं 2 साल करके निकल गए तो टाइम बर्बाद नहीं हुआ। तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य मेनली होता है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देना कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स इत्यादि में कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। आप अगर उधर से कर ली और बाद में स्विच करना चाहते हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, वो क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एनईपी के अनुसार 1 वर्षीय अध्ययन के बाद क्या प्राप्त किया जा सकता है। 1 वर्षीय अधिगम के बाद आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री, 4 साल के बाद रिसर्च की उपाधि। आगे क्वेश्चन आ सकता है। 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद आपको क्या होगा, तो 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, है ना। स्नातक कार्यक्रम समानतया उसमें कितने वर्षों का होगा, तो स्नातक कार्यक्रम जो होगा वहां पर ओवरऑल अगर आप देखिएगा समानतया तो 3 या 4 वर्षों का होगा। तो 3 साल में बेसिक स्नातक होगा, 4 साल में वही टेक्निकल या रिसर्च पेपर इत्यादि वाला होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछा जा रहा है कि तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्रेडिट का संग्रह और स्थानांतरण, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। HECI है ना, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ जो आपका क्या कहते हैं इंडिया है, ये किससे संबंधित होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये हायर एजुकेशन से संबंधित है। हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। इसमें देखिए उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रखा गया है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% रखा गया है, जिसमें कि 2030 तक वो टारगेट हमको पूरा करना है ना, मतलब 50% बच्चा स्कूल में आ जाए। उसके बाद देखिए अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था को जो है प्रस्तावित किया गया है, तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्था को प्रस्तावित किया गया है, रिसेंट संस्था, उसका नाम है NRF, है ना। एनसीईआरटी, यूजीसी और एनसीटी पहले से है, आप जानते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर बात करता है, यूजीसी एक है ना आपको क्या कहते हैं जो संस्था है जो अलग अलग एग्जाम या अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी को देखता है। एनसीटी टीचर एजुकेशन के लिए जुड़ा हुआ है। एनआरएफ जो अभी पूछा गया उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर। एनईपी के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री क्या होगी, तो शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री जो होगी, आपको न्यूनतम डिग्री जो यहां पर आपको बोली जा रही है वो यहां पर हो जाएगा अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड, जो आईटीईपी कार्यक्रम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिएगा एनईपी 2020 में शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास के लिए कितने वर्ष जो है सुझाए गए हैं, यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये सुझाए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष में कितने घंटे सुझाए गए हैं, तो 50 घंटे यहां पर सुझाए गए हैं सतत व्यावसायिक विकास के लिए, है ना। तो जो सतत व्यावसायिक विकास है उसके लिए कितने वर्ष सुझाए गए हैं, 50 घंटे सुझाए गए हैं। अब यहां पर देखिए
तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा जो है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट? तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि संसाधनों को साझा करना, यानी कि आप एक संसाधन दूसरे स्कूल से साझा करते हैं तो दोनों के लिए संसाधन लगभग डबल हो जाते हैं। एनईपी में भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों शामिल किया गया है? ज्ञान परंपरा को अगर देखिएगा तो हमारी कल्चर, हमारी वैदिक चीजें, हमारी संस्कृति इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए इसको शामिल किया गया है। एनईपी के अनुसार शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग करने का एक ही सिंपल मतलब है, अधिगम को प्रभावी बनाना, जिससे कि आप बच्चा जो है अधिगम को और अच्छे से सीख पाए। एनईपी में समानता और समावेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो समानता और समावेशन का उद्देश्य सभी शिक्षार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, सभी बच्चे को ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करनी है ना। जो भी मैं आपको बोल रहा था, प्री पेट्रोडी स्टेज जो है, इसमें कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो इसमें जो कक्षाएं शामिल है वो कक्षा 3 से 5 है, ठीक है। और 2 क्लास तक आपका फाउंडेशन हो गया, 6 से 8 मिडिल हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। इसके बाद देखिए ईसीसी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ईसीसी प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो संस्था बोला जाता है जो शुरुआती स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी या जो प्री स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, उसी को कहते हैं। एनईपी में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए यहां पर आपका इसको प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया? 2025 रखा गया है। हालांकि 2025 हमारा कंप्लीट हो गया, इसी टाइम तक लक्ष्य रखा गया था कि जो बेसिक है कक्षा 3 तक के हर बच्चे जो है ना, जो है बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी सीख लें। एनईपी 2020 के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है, करिकुलम को छोटा करिए, आवश्यक विषय वस्तु जो है केवल उसको ध्यान में रखिए, है ना। पाठ्यक्रम को बड़ा नहीं करके छोटा करिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यहां पर क्या अर्थ हो जाता है? तो अनुभव के माध्यम से सीखना, स्किल्स के माध्यम से सीखना, दक्षता के माध्यम से सीखना, इन सब चीजों की चर्चा इसके अंदर होती है। विद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? ये अगर आप देखिएगा तो चरित्र निर्माण और समग्र विकास, है ना। तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपका जो है विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होता है। एनईपी 2020 में आपको किस प्रकार के प्रश्नों पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो भी बता रहा हूं। तो दक्षता, कॉम्पिटेंसी या स्किल बेस्ड इत्यादि आएगा, इस प्रकार के प्रश्नों पर हम बल देते हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा अगला क्वेश्चन में, तो जो क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप का जो प्रावधान किया गया है वो क्यों किया गया है? ताकि बच्चा रियल बिजनेस स्टडीज को समझ सके, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को समझ सके। भाषा या कला उसमें नहीं, उसका टारगेट है। यहां पर अगर आप देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का क्या अर्थ होता है? अनेक विषयों का आप एक साथ अध्ययन करते हैं। जहां मल्टी वर्ड आया, मल्टी विषयक आया या मल्टी भाषा आया, तो अलग अलग विषय या अलग अलग भाषा को एक साथ एजुकेशन की बात की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का संबंध इसमें किससे है? क्रिटिकल थिंकिंग का संबंध कभी भी रटना या नोट्स इत्यादि से नहीं होता है, तर्कपूर्ण विश्लेषण से होता है। एनईपी में 21 सेंचुरी स्किल में कौन सा चीज जो है यहां पर शामिल किया गया है? तो क्रिएटिविटी शामिल किया गया है। सामाजिक, रचनात्मक, सोशल, कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्रिएटिव, इस तरह के कोई भी बात करेगा तो वो सेम बात होगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो वो संस्था जो है टेक्नोलॉजी के लिए आपको एनईटीएफ की गई है। अगेन एनसीटी, एनसीईआरटी और यूजीसी को आप अच्छे से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन यही है मेरा कि एनईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो आपका फुल फॉर्म है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यही उसका फुल फॉर्म है ना। जितने भी वैरायटी बन पा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। एनईपी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ये अगर आप देखिएगा मुख्य उद्देश्य इसका है सभी बच्चों को समान अवसर देना, यही एनईपी का मुख्य उद्देश्य होगा। उसके बाद देखिए जेंडर इंक्लूजन फंड का उद्देश्य क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जेंडर इंक्लूजन की बात हो रही है तो लड़का हो या लड़की हो सबको बढ़ावा देना है। यहां पर तकनीकी शिक्षा आंसर मत लगा दीजिएगा क्योंकि जेंडर की बात हो रही है। स्पेशल एजुकेशन जो जोन है ना, जैसे एक ना स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन का उद्देश्य यहां पर क्या होगा? तो इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि जहां पर ऐसे ऐसे एरिया फाइंड करना जहां पर की एजुकेशन नहीं पहुंची है, उस एरिया को जो है चिन्हित करके उनको सही तरीके से एजुकेशन देना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है एडल्ट एजुकेशन में कौन सा घटक शामिल है? तो एडल्ट एजुकेशन में आपको फाउंडेशनल लिटरेसी जो है ये भी हमें बच्चे को कराना, मतलब लोगों को कराना चाहिए। जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा सब कुछ यहां पर हमें कराना चाहिए। एनईपी में ओपन लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है?
तो ओपन लर्निंग का जो उद्देश्य है वो शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है, कि हम एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाएं। जितना ज्यादा एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाएंगे बच्चे के लिए उतना अच्छा होगा। एनईपी में स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड है ना एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है। इसका उद्देश्य होता है विद्यालय की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, है ना, कि क्या क्वालिटी है विद्यालय की उसके बारे में। और शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य यहां पर क्या होने वाला है, ये अगर आप देखिएगा तो वैश्विक नागरिक एवं जिम्मेदार व्यक्ति तैयार करना है, कि एक बेहतरीन इंसान बनकर हमारा स्टूडेंट बाहर निकले, ये वाला हमें टारगेट लेना है। एनईपी के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है विषय और पाठ्यक्रम के चयन की स्वतंत्रता। आप आर्ट साइंस कॉमर्स में कुछ भी ले सकते हैं और बाद में भी इसे चेंज कर सकते हैं, ये वाली स्वतंत्रता। मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये होता है कि अलग अलग भाषा या अलग अलग चीजों से आप सीख सकें, क्योंकि एक तो ऐसे भी त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है ताकि आप दूसरे भाषा का भी सम्मान करें। हर बच्चे भी क्लास में अलग अलग भाषा के होते हैं, तो सबको साथ लेकर चलना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर एनईपी के अनुसार आधारित होनी चाहिए, तो ये हमेशा समझ और अनुप्रयोग पर आधारित होनी चाहिए, कभी भी रटने या बाकी चीजों पर यह आधारित नहीं होनी चाहिए। एनईपी में कला को इंटीग्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है, ये कला को इंटीग्रेट करने का सिंपल है, जहां पर चीजें आर्ट आएंगी वहां पर आपको क्रिएटिविटी या मजा आना शुरू होगा, तो रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, स्पोर्ट तो आपको ना सिर्फ शारीरिक बल्कि आपको मानसिक डेवलपमेंट भी कराता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी कराता है, तो स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज है। बैगलेस डेज जो है, जो भी हमने आपको चर्चा किया था, उसके दौरान अगर आप बात करते हैं तो क्या अवसर प्रदान किया जाता है, उसमें स्थानीय कौशल और व्यावसायिक गतिविधियां, मतलब कि किताब का बोझ खत्म, पढ़ाई में एकदम सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप कैसे कुछ एक्सपीरियंस नया ले सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ज्ञान कौशल और मूल्यों का विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप स्किल्स, दक्षता, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार, तो हमेशा सीखने में सुधार करना होना चाहिए, तुलना, अंक या दंडित करना नहीं होना चाहिए। सीखने में हम कितना बेहतर सुधार कर सकते हैं। पीयर असेसमेंट का मतलब क्या है, पीयर असेसमेंट का मतलब है जो आपके दोस्त हैं, जो आपके ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो आपके सहपाठी हैं, वो आपको आकलन करेंगे, तो नाम ऐसे भी पीयर असेसमेंट है, तो पीयर अपने दोस्तों को ही बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं स्वयं द्वारा मूल्यांकन। इसको पहले से एक वर्ड बोला जाता है, अगर आपको ध्यान हो, है ना, इसमें इस वर्ड को बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कि आप जब असेसमेंट कर रहे हो, है ना, तो जिस समय पर आपका असेसमेंट हो रहा है आप खुद सीख रहे हो और असेसमेंट खुद से कर रहे हो, है ना, तो वो हो गया आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो सहपाठी द्वारा मूल्यांकन के बाद ये हो गया आपका स्वयं द्वारा मूल्यांकन, जो अभी हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। आप स्वयं द्वारा मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग उसी को कहते हैं। एनईपी 2020 में शिक्षक की व्यावसायिक प्रगति के लिए किस पर बल दिया गया है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो हमेशा सतत व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारा हो, इस पर बल दिया गया है। इस पर देखते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स, है ना, या स्कूल क्लस्टर का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है संसाधन और विशेषज्ञता को साझा करना, मतलब कई स्कूल को मिला के एक आप टीम बनाइए, जिससे कि आपसी संसाधन को और आपसी जो एक्सपर्टीज है हर स्कूल में वो एक दूसरे के साथ साझा हो। यहां पर अगर आप देखिएगा तो समानता का क्या अर्थ होता है, तो समानता का अर्थ होता है प्रत्येक शिक्षार्थी को अवसर और सहयोग प्रदान करना। समानता का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, उसकी जरूरत के हिसाब से हम उनको आगे बढ़ाएं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आपका CWSN का फुल फॉर्म होता है समावेशी शिक्षा, इसी को बोलते हैं, जिसमें कि जिस भी जरूरत के बच्चे हैं उनको उनके अनुसार से सारी सुविधाएं दी जाए। उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए कि भारतीय भाषा के संवर्धन के लिए किस संस्था का प्रस्ताव किया गया है एनईपी के अनुसार, तो उस संस्था का नाम है भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान। तो भाषा के संवर्धन के लिए, ताकि अलग अलग भाषा का अनुवाद के थ्रू और इंटरप्रेट करने के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू अलग अलग भाषा को सम्मान मिल सके। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका मतलब क्या है, बच्चे का समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे का ओवरऑल विकास मतलब वही जो 360 डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, हर प्रकार के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। यहां पर अगर आप देखते हैं कि एनईपी में उच्च शिक्षा संस्थान के लिए किस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है, तो एनईपी में हमेशा से जो बढ़ावा दिया गया है वो है आपका बहुविषयी संस्थान, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, अलग अलग विषय को
में आप स्विच कर सकते हैं और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एनईपी के अनुसार शिक्षा का संबंध किससे होना चाहिए? तो शिक्षा का संबंध होना चाहिए वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से शिक्षा का संबंध होना चाहिए। और उसके साथ अगर देखते हैं लाइफ स्किल्स का क्या उदाहरण उसके अंतर्गत बोला गया है, तो लाइफ स्किल्स का जो उदाहरण बोला गया है वो ये है कि जीवन में आ रही जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कैसे समाधान करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समग्र दृष्टिकोण क्या है? तो परीक्षा केंद्रित है, रटना है बिल्कुल नहीं, समावेशी, गुणवत्ता और समग्र शिक्षा है। तो ये दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन था। ऐसे तो मैं प्रतिदिन आपके साथ जुड़ता हूं, बहुत डिटेल में एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं डेली। आपको जो है सीटेट के लिए 3 बजे जुड़ता हूं, जेटेट के लिए 10 बजे जुड़ता हूं, यूपी टेट के लिए सुबह 7 बजे जुड़ता हूं और हर क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं, कंसेप्ट पढ़ाता हूं, सब कुछ कराता हूं। लेकिन बीच बीच में यह भी जरूरी है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम लाइन आप कर सकते हैं। तो ये रैपिड रिवीजन एक जो मेरा नया ट्राई है आपके लिए कैसा लगा? इससे पहले मैंने जिन प्याजे के लिए कराया था, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज ग्रुप पे जुड़े रहिएगा जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट अट्रैक्टिव वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।